Hello everyone. So welcome to next part of class 11th history और हमारा चल रहा है चैप्टर 3 जिसमें हम देख रहे हैं कि रोमन एम्पायर ने कैसे 3 कॉन्टिनेंट्स पे रूल किया था। इसमें अगला टॉपिक है इकोनॉमिक एक्सपेंशन। इकोनॉमिक एक्सपेंशन का क्या मतलब है कि इकोनॉमिकली पैसे के हिसाब से हम देखें तो जो रोमन्स हैं वो डेवलप हुए तो हुए कैसे। तो एम्पायर के अंदर अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही गजब का था। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, इसमें आते हैं हार्बर्स, माइंस, क्वेरीज, ब्रिकयार्ड्स, ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज। ये सारी चीज़ें जो थी वो उनके पास अवेलेबल थी। उसके अलावा वीट, वाइन, ऑलिव ऑयल, ये सब चीज़ वो कहाँ से ट्रेड किया करते थे? ज़्यादातर स्पेन से। स्पेन के अलावा वो कहाँ से ट्रेड किया करते थे इस चीज़ को? स्पेन के अलावा दे यूज टू ट्रेड इट फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट और थोड़ा बहुत इटली से भी। यहाँ से क्यों? क्योंकि इन क्रॉप्स के लिए यहाँ इन कंट्रीज़ में कंडीशन जो होती थी वो बहुत ही बढ़िया होती थी। अब जो लिक्विड्स है जैसे कि वाइन हो गया या ऑलिव ऑयल हो गया, ये एक पर्टिकुलर कंटेनर्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते थे और उन कंटेनर्स का नाम होता था एम्फोराई। अब जो फ्रेगमेंट्स हैं और जो शर्ट्स हैं वो इनकी वजह से क्या होते थे, बहुत टाइम तक सरवाइव कर पाते थे। यानी कि इन कंटेनर्स में ये चीज़ें सरवाइव बहुत अच्छे से कर पाती थी। जो मोंटे टिकैश टेस्टाक्शियो हैं रोम के, वो क्या कहते हैं कि लगभग कितने वेसल्स यहाँ पे आप एक टाइम पे इमेजिन कर सकते हैं, तो लगभग 50 मिलियन वेसल्स। ये बहुत ज़्यादा है और ये पॉसिबल था हमारे आर्कोलॉजिस्ट के लिए कि जो उनको कंटेनर्स मिले हैं वो उनको एग्जैक्ट वही शेप दे सकें। एग्जैक्ट नहीं, बहुत ही क्लोज वो शेप दे सकें जिसमें वो चीज़ जो थी वो अवेलेबल थी। जैसे ये देखिए, ये सारे कंटेनर्स जो हैं हमें मिले। अब कितने अलग अलग शेप के, डिफरेंट शेप्स के हैं, पर खूबसूरत कितने लग रहे हैं। तो वाइन वगैरह लोग इसमें रखा करते थे, काफ़ी शौकीन लोग थे वहाँ के। उसके अलावा जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल था वो जिस कंटेनर में रखा जाता था उसको ड्रेसल 20 रखते थे। ड्रेसल 20 क्यों? क्योंकि जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका खोज किया था उसका नाम ड्रेसल से कुछ था, तो उसने अपने नाम पे रख दिया था। तो जो स्पेनिश ऑयल था वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। पूरे जगह स्पेन का मानी ऑलिव ऑयल बिक रहा था। स्पेन अंधा पैसा कमा रहा था स्पेनिश ऑलिव ऑयल को बेच करके। अब पहले क्या होता था, पहले ये चीज़ इटली बेचता था, पर जो इटालियन काउंटर पार्ट्स थे उनको वो इजीली हराने में क्या हो गया, सक्सीड हो गया। कैसे सक्सीड हो गया? क्योंकि उसने क्या करा, उसने बेटर क्वालिटी दी और प्राइजेस क्या कर दिए, लोअर कर दिए। तो एक तरीके से उसने क्या कर दिया, कंपटीशन दे दिया किसको? जो इटालियंस थे उसको। तो आप अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हो कि जो बड़े लैंड ओनर्स थे डिफरेंट रीजन्स के, वो लगभग एक दूसरे से compete किया करते थे ताकि वो मेन मार्केट पे उनका कंट्रोल हो सके। तो जो सक्सेस है स्पेनिश ऑलिव ग्रोअर्स की, वो अब धीरे धीरे डिक्लाइन वो भी होने लग गई। क्यों भैया? क्योंकि मार्केट में हमेशा एक ही नाम थोड़ी ना रहेगा। कोई अगर आपसे कुछ बेटर देगा, अगर आप चीज़ों में डेवलप नहीं हो रहे हो तो आपका मार्केट से नाम खत्म हो जाएगा। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। तो उसको किसने हराया? उसको नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स ने हराया, क्योंकि धीरे धीरे उनका डोमिनेशन होना वहाँ पे लगभग थर्ड फोर्थ सेंचुरी तक शुरू हो गया था। अब जो नॉर्थ अफ्रीकन थे इनका भी डोमिनेंस ब्रेक किया। इनका डोमिनेंस किसने ब्रेक किया? इनका डोमिनेंस ब्रेक किया जो ईस्ट के लोग थे, ईस्टर्न पार्ट, जिसके अंदर तुर्की, सीरिया, पैलेस्टाइन, ये मेजर एक्सपोर्टर बन चुके थे वाइन और ऑलिव ऑयल के। यानी कि आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें जो है सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज या कई बार विद इन सेंचुरीज जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं। तो पहले इटली प्रोड्यूस करता था, इटली ट्रांसफर किया करता था, उसके बाद स्पेन आया, फिर नॉर्थ अफ्रीकन आए और उसके बाद ये ईस्ट की कंट्रीज हो गई। अब इसके अलावा जो एक रोमन एम्पायर था उसके अंदर बहुत सारे ऐसे रीजन्स इंक्लूडेड थे जिसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी। खेती बाड़ी वहाँ पे बहुत बढ़िया हो सकती थी, जिसके अंदर जैसे कैंपेनिया इन इटली हो गया, सिसिली हो गया, फायूम हो गया इजिप्ट में, और गैलीली हो गया, सदर्न गॉल हो गया। ये ऐसा पार्ट था जो डेंसली पॉपुलेटेड था और बहुत ही वेल्दी। ऐसा डेंसली पॉपुलेटेड क्यों था? क्यों वहाँ पे ज़्यादा लोग रहा करते थे? भैया जहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी लोग तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे खींचे चले जाएंगे। अब बेस्ट काइंड ऑफ वाइन कहाँ पे आती थी? वो कैंपेनिया से आती थी।
उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ये हम आराम से पढ़ सकते हैं। सिसली, बाइजेशियम और गैलीली। ये इसके अलावा आपका स्पेनिश ऑलिव ऑयल कहाँ से आता था, बहुत सारे स्टेट से आता था। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे हमें दे रखी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत जो बड़ा एरिया था रोमन टेरिटरी का, वो ऐसा स्टेट था जो थोड़ा कम एडवांस था। लाइक एरिया तो बहुत सारा है पर एडवांस कम है। जैसे कि ट्रांस ह्यूमेंस की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अब ट्रांस ह्यूमेंस का मतलब क्या है? ट्रांस ह्यूमेंस क्या था? ये एक रेगुलर मीटिंग हुआ करती थी हर्ड्समैन की, जिसमें वो डिस्कस किया करते थे कि अब जो उनके पास्चर्स हैं, उनकी शीप या फ्लॉक है, तो उनको वो अगले सीजन में खाना कहाँ से खिलाएंगे, इस चीज़ की मीटिंग करा करते थे वो। तो एक तरफ तो आप ये देखिए चीज़ें इतनी डेवलप हो रही है, दूसरी तरफ ये इस चीज़ की इनको मीटिंग करनी पड़ती थी कि अगला सीजन का खाना आएगा कहाँ से। अब रोमन स्टेट जो एक्सपैंड हुआ नॉर्थ अफ्रीका में, और जो यहाँ पे पैशर्स थे, जो चरवाहे जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं, फिर भी वो हैप्पी थे यहाँ पे। लेकिन रोमन के आते ही उनको, जो रोमन स्टेट्स हैं, उन्होंने क्या कर दिया, उस बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस उन पे लगा दिए, उनको रेगुलेट करना शुरू कर दिया। तो रेगुलेशन की वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई, क्योंकि पहले तो वो कहीं पे भी जाके कुछ भी खा पी लेते थे या खिला पिला देते थे अपने जो भी शीप्स वगैरह होती थी उनको। बट अब इनको क्या करना था, अब इनको एक पर्टिकुलर रोमन्स के अंदर ही रहना था, वो जैसा कहेंगे वैसा ही उन्हें करना था। सो अब एक चीज़ यहाँ पे क्या बात करी गई है कि हमें कोई भी चीज़ इमेजिन करते हुए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। जैसे अगर हम मानते हैं कि एंशियंट वर्ल्ड है तो क्या ही कल्चर होगा वहाँ पे, क्या इकोनॉमी होगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रारी अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड था रोमन एम्पायर। एप्लीकेशन ऑफ वाटर पावर है, उसके डाइवर्सिफाइड यूजेस थे, वाटर पावर की टेक्नोलॉजी थी, हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स थी, उसके अलावा गोल्ड और सिल्वर माइंस थी, और भी कई सारी इंडस्ट्रीज थी। तो बैंकिंग्स थी वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा फेमस थी। आप ये सोचिए कि इतना सारा काम था तो वो कहाँ से बैकवर्ड हुए। और इन सब के अलावा एक जो इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट आता है वो ये होता है कि इन सब की वजह से जो स्लेवरी का इशू है, जो लेबर का इशू है, वो बहुत ज़्यादा जो था बढ़ने लग गया था। क्योंकि काम बढ़ेगा तो आपको काम कराने के लिए बंदे चाहिए, लोग चाहिए। और एक समय में क्या आता था कि लोगों को क्या लगा था कि स्लेवरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, लोगों को अपना गुलाम बना लो फिर उनसे काम कराते रहो। अब कंट्रोलिंग वर्कर्स में आती है एक चीज़ कि स्लेवरी बहुत ज़्यादा थी उस समय पे। मतलब यहाँ पे ये बात करी गई है कि क्रिश्चियनिटी एमर्ज हो रही थी, पर फिर भी वो स्लेव्स के लिए कुछ खास कर नहीं पा रहे थे। बहुत सारा काम स्लेव्स को करना पड़ता था। और ये माना जाता है कि एक टाइम ऐसा है जो रोमन एम्पायर में स्लेव्स से बहुत ज़्यादा थे। ऑगस्टस के टाइम पे आप देखिए लगभग 3 मिलियन स्लेव्स थे, और इटली की टोटल पॉपुलेशन ही 7.5 मिलियन थी। अब ये चीज़ इसको क्यों कंपेयर किया गया है, क्योंकि इन स्लेव्स में बहुत सारे स्लेव्स जो थे वो इटली के थे। तो वहाँ पे लोग स्लेव्स को इन्वेस्टमेंट मानते थे कि एक बार स्लेव को हमने खरीद लिया फिर उससे हम कुछ भी काम कराते रहें। लेकिन एटलीस्ट एक रोमन एग्रीकल्चर राइटर ने लिखा है कि बहुत सारे स्लेव्स का होना या बहुत ज़्यादा उनसे काम कराना सही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि वो बहुत सिंपैथेटिक थे इनके प्रति कि नहीं हमें स्लेव नहीं बनाना चाहिए किसी को। उन्होंने इसकी हार्ड इकोनॉमिक कैलकुलेशन करी थी। कैसे? उन्होंने कहा आप एक स्लेव को खरीदते हो, आपने एक समय पे उसको पूरा पैसा दिया, आप पूरी, आपने क्या करा, फैमिली को पैसा दिया। उसके अलावा आप उसके खाने पीने का खर्चा उठाते हो, उसके कपड़ों का खर्चा उठाते हो। लाइक पूरी लाइफ वो आपके पास ही रह रहा है, आपको उसको रहने की जगह देनी है, उसके एक्सपेंसेस उठाने हैं। तो अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन करो और आप अगर ठीक ठाक लाइफ एक स्लेव को दे रहे हो, और ठीक ठाक लाइफ देना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि नहीं दोगे तो वो बीमार पड़ेगा, बीमार पड़ेगा तो आपको और नुकसान। तो बहुत सारी कैलकुलेशन लगाने के बाद उन्होंने कहा था कि स्लेवरी इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। तो धीरे धीरे थॉट्स ये डेवलप हुए और स्लेवरी घटना शुरू हो गई थी। और अगर हम अदर हैंड की बात करें तो जो अपर क्लास थे वो फिर स्लेव्स के प्रति ब्रूटल थे। ब्रूटल इन द सेंस वो सिर्फ उनसे काम करवाते थे, उनको बहुत ज़्यादा वो तवज्जो नहीं दिया करते थे। लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो कंपैशन शो करते थे। लाइक हमने पिछले कुछ पार्ट्स में देखा भी था कि कई लोग तो ऐसे थे जो स्लेव को फैमिली का पार्ट भी मानते थे। अब एक हिस्टोरियन है, एक फेमस इंसिडेंस हुआ था नैरो में, वो क्या बताते हैं देखिए। नैरो की क्या है, एक कहानी थी कि एक स्लेव था
और वो एक जने के यहाँ काम करता था जिसका नाम ल्यूशियस पेडानियस सेकंडस था। और वो बड़ा आदमी था शहर का, उसने उसका मर्डर कर दिया। अब जैसे ही उसने उसका मर्डर कर दिया तो वहाँ पे क्या नियम था कि एंशियंट कस्टम्स के हिसाब से अगर कुछ स्लेव ऐसा करे तो जो स्लेव थे वो जो सेम रूफ के अंदर थे उन सबको एग्जीक्यूट करने की पनिशमेंट थी, यानी कि मरवाने की पनिशमेंट थी। अब ये बात धीरे धीरे हवा की तरह फैल गई तो वहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा भीड़ जो थी वो इकट्ठा हो गई और उन्होंने राइट्स करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो सेनेटर्स के खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। इनफैक्ट क्राउड जो था वो इतना ज़्यादा एंग्री हो गया था कि किंग जो था वहाँ का नेरो, उनको पॉपुलेशन को वहाँ पे एक ऑर्डर दे के हटाना पड़ा था। और एंड लाइन विद ट्रूप्स द होल रूट अलोंग विथ दोज कंडम वर टेकन फॉर एग्जीक्यूशन। तो ये जो स्लेव था जिसने ये गुनाह किया था उसको जिस रास्ते से लेके जाने वाले थे उस पूरे रास्ते पे उसको ट्रूप बिठानी पड़ी थी। तो उसने और लोगों को फांसी नहीं दी थी पर एग्जीक्यूशन के लिए उसको तो ज़रूर ले जाया गया था जिसने अपने मालिक को मारा था। तो ये जो नैरो थे, ये किंग थे, ये काफ़ी इन्होंने अच्छा काम किया था। इन्होंने बाद में कैपिटल पनिशमेंट्स वगैरह भी हटाने की कोशिश करी थी। स्लेवरी राइट्स को भी थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश करी थी इन्होंने। तो ये छोटी सी कहानी इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो वॉरफेयर था कैसे धीरे धीरे वाइड स्प्रेड हो रहा था कि स्लेव लेबर उतनी भी चीप नहीं है जितनी वो लगते हैं। तो उन्होंने स्लेव लेबर को हटाने के लिए क्या किया कि वेज लेबर रखना शुरू कर दिए। वेज लेबर या फ्री लेबर, फ्री लेबर का ये मतलब नहीं उसे पैसे नहीं देते थे। फ्री लेबर मतलब वो फ्री था लाइफ में, वो स्लेव नहीं था। या फिर वो स्लेव ब्रीडिंग, स्लेव ब्रीडिंग क्या होता है, जो कपल ऑलरेडी स्लेव्स हैं वो उनको फोर्सफुली ब्रीड करने के लिए बोलते थे। बेबी जो था अगर उनका होता तो वो बेबी भी ऑब्वियसली बात है स्लेव बनता, तो एनकरेज करते थे कि वो और ज़्यादा मोर चिल्ड्रन को वो पैदा करें जिससे क्या होगा कि वो भी स्लेव्स बन जाएंगे। तो इन दो चीज़ पे उनका क्या था, बहुत ज़्यादा जोर था। अब बहुत सारे स्लेव्स को बहुत सारे जो मास्टर्स थे वो फ्री भी कर दिया करते थे और वो लोग क्या करा करते थे, वो बिजनेस मैनेजर्स बन जाते थे। उन्हीं मास्टर के जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी स्लेव्स होते थे वो उनको बिजनेस वगैरह संभालने को दे दिया करते थे। सो इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। सो मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।